Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, with Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, how this Toyota van beating Range Rover in luxury. Okay, देख लेते हैं आप लोगों को Toyota की cars वगैरह पसंद है या Range Rover. आप लोगों की क्या चॉइस है, जरूर बताइएगा। और अपनी फेवरेट कार का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रीम कार होती है ना एक बंदे की, यार जैसे मेरी फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, वो मेरी ड्रीम कार है, मतलब मुझे ये है कि वो होनी चाहिए। तो आप लोगों की कौन सी ड्रीम कार है, जरूर बताइएगा। तो बिना टाइम को कोई वीडियो की तरफ चलते हैं। एक अल्ट्रा लग्जरी कार को आप कैसे इमेजिन करते हो? या तो एक अल्ट्रा लग्जरी सेडान जैसे कि एस क्लास या फिर रोल्स रॉयस टाइप की गाड़ी आपके दिमाग में आती होगी, या फिर एक जीएलएस जैसी लग्जरी एसयूवी दिमाग में आती होगी, राइट? पर एक एमपीवी या फिर एक वैन को कभी भी अल्ट्रा लग्जरी कार्स के साथ एसोसिएट करके नहीं देखा जाता है। लेकिन टोयोटा का सोचना थोड़ा अलग है, क्योंकि टोयोटा वेलफायर एक ऐसी डब्बेनुमा गाड़ी है जो कि लग्जरी कार्स की डेफिनेशन को पूरा का पूरा बदल के रख देती है। मेरे लिए गाड़ी हमेशा से ही बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग रही है और मैं सोचता था कि कौन ही इस गाड़ी को खरीदता होगा। लेकिन जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी तब मुझे ये पता लगा कि बहुत सारे एक्टर्स अपनी रोल्स रॉयस और मेबैक्स को छोड़कर इस गाड़ी में ज्यादा घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अनिल कपूर, आमिर खान, मैंने वाकई देखा है, लाल और भूमि पेडनेकर जैसे कई बड़े स्टार्स टोयोटा की वेलफेयर को ओन करते हैं। तो क्या है इस बॉक्सी एमपीवी में जो कि इंडिया के बड़े कंफर्ट ज्यादा होगा, गाड़ी के दीवाने हुए पड़े हैं? वेल, एक सेंटेंस में बोलूं तो इट इज अ प्राइवेट जेट ऑन 4 व्हील। और वो इस कंपैरिजन इमेज से भी काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप खुद देख पा रहे होगे कि वेलफायर के अंदर से एक प्राइवेट जेट जैसी फीलिंग आ रही है। और खासकर इसके अंदर जो सीट्स दे रखी है ना, वो तो शायद एक प्राइवेट जेट से भी ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि ये कोई आम सीट्स नहीं है, बल्कि ये रिक्लाइनर सोफास हैं। लेकिन सिर्फ सीट्स ही नहीं, इस गाड़ी के अंदर इतने क्रीचर कंफर्ट्स मिलते हैं जितने 1 करोड़ की किसी और बाकी गाड़ी में शायद ही मिलते हो। जैसे कि ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स, ऑटो टेलगेट, मूड लाइटिंग, टीवी, ऑटो कर्टेन्स, ऑटोमेटिक सीट्स एंड सीट्स के अंदर टैबलेट्स टू एक्सेस एवरीथिंग इन द कार। मतलब जो आप सोच सकते हो वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। जैसे कि एस क्लास जैसी किसी टॉप टियर लग्जरी सेडान के अंदर मिलता है, पर ये गाड़ी आती है एस क्लास के आधे प्राइस पे। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये जो हाईली फीचर गाड़ियां होती है ना, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैटरीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मोटर ऑपरेटेड होती हैं, जिसकी वजह से बैटरीज पर जो लोड होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और ऐसा ही कुछ सिनेरियो मेरी गाड़ी के साथ भी है। मेरी गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड है, जिसकी वजह से मेरी कार की बैटरी पर हमेशा ही लोड बहुत ज़्यादा रहता है। और इसीलिए मेरे मन में बहुत टाइम से ये कंसर्न चल रहा था कि कभी मुझे कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़ जाए। तो इसी कंसर्न को दूर करने के लिए मैंने अपनी प्रेफरेंस को बदला है और अपनी कार के लिए ऑप्ट करा है SF बैटरी को। इस बैटरी के अंदर स्विच करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ये बैटरी कैल्शियम सिल्वर अलॉय के साथ आती है फॉर पावरफुल परफॉर्मेंस। साथ ही साथ अच्छी बैटरी भी तो होनी चाहिए ना, है रफ रोड्स को टैकल करने के लिए। और इसमें ऑटोमेटिक टर्मिनल भी मिलता है, जिससे इसकी एफिशिएंसी और लाइफ दोनों ही बढ़ जाती है। अब यहाँ पर लाइफ की बात चली रही है तो बता दूं, SF बैटरीज पर अप टू 72 मंथ्स की वारंटी मिलती है और SF बैटरीज हर कार के लिए अवेलेबल है, फिर चाहे कोई सा भी मॉडल क्यों ना हो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप भी मेरी तरह सही डिसीजन लेते हुए SF बैटरीज की तरफ स्विच करिए, ताकि अपनी कार बैटरी की वजह से आपको कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। चलिए अब थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे टोयोटा ने इस वैन को एक प्राइवेट जेट में कन्वर्ट कर दिया। सो ये जो वेलफायर नाम है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि वेलवेट और फायर, जिसमें कि ये जो वेलवेट है वो स्मूथनेस और कंफर्ट को दर्शाता है, और ये जो फायर है ये पैशन को दर्शाता है। दरअसल ये जो वेलफायर है ये असल में टोयोटा एल्फार्ड की सिस्टर कार है, जिसको टोयोटा ने वेलफायर को लॉन्च करने से कई साल पहले यानी कि 2002 में ही लॉन्च कर दिया था। और ये जो गाड़ी है ये भी एक प्रीविया नाम की कार पर बेस्ड थी शुरुआत के अंदर, जो कि टोयोटा ने 1990 में लॉन्च करी थी। और ये जो प्रीविया थी ये एक फुल फ्लेजेड फैमिली एमपीवी थी, जो कि कोई बहुत ज्यादा लग्जरी गाड़ी नहीं थी, एक आम गाड़ी थी, फैमिली गाड़ी थी। लेकिन लेट 90s में जापानीज डोमेस्टिक मार्केट में निसान ने अपनी अर्गलैंड नाम की एक अप मार्केट फीचर रिच वैन लॉन्च कर दी, जिसने आते ही जापानीज मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ट्रैक्शन गेन करना चालू कर दिया। तो यही चीज देखते हुए टोयोटा ने भी 2002 के अंदर अल्फार्ड को लॉन्च करा, और उनका मकसद था कि ये जो अर्गलैंड है इसकी मार्केट को पूरी की पूरी तरीके से छीन लेना। और ऐसा ही कुछ हुआ भी, क्योंकि जापान के लोगों ने इस गाड़ी को अर्गलैंड से भी ज्यादा खरीदना चालू कर दिया। पर इस पूरी कहानी के अंदर बड़ा मोड़ आया 2006 में, जब टोयोटा ने अल्फार्ड का रॉयल लाउंज वर्जन लॉन्च किया। एंड एज नेम सजेस्ट, इस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर जो पिछली सीट्स थी ना, उनमें लाउंज चेयर्स दी गई थी, जो कि बाकी के अल्फार्ड मॉडल्स के अंदर तब नहीं आती थी। हाँ, बाकी के भी जो 7 सीट वाले वर्जन थे अल्फार्ड के, उनके अंदर कैप्टन सीट्स तो मिलती थी मिडिल रो के अंदर। पर टोयोटा ने इस पर्टिकुलर मॉडल को लग्जरी कार की तर्ज पर बनाया था, और इसीलिए इस गाड़ी के अंदर सिर्फ 4 सीट्स दी थी, यानी कि 2 आगे और 2 पीछे। और सिर्फ इस सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से ये गाड़ी एकदम से लग्जरी कैटेगरी के अंदर उतर गई।
पर शायद से टोयोटा को ये भी एहसास हो गया कि लोगों को एक इस लेवल की सीट्स की क्वालिटी वाली गाड़ी तो चाहिए, लेकिन उनको प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए उस गाड़ी के अंदर। और इसीलिए उनका जो 2008 के अंदर अल्फार्ड का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था, उसके ज्यादातर वेरिएंट्स के अंदर इस तरीके की लाउंज चेयर्स को देना चालू कर दिया, लेकिन उन्होंने इसकी लास्ट रो को भी रिटेन करा। यानी कि अब ये एक अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी तो बनी गई थी, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी बहुत हो गई थी। और यही वो साल था, यानी कि 2008 ही वो साल था जब उन्होंने उस गाड़ी को लॉन्च करा जिसके नाम पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, यानी कि वेलफायर को। अल्फार्ड और वेलफायर सेम ही प्लेटफॉर्म यूज करती है और ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इन गाड़ियों के अंदर सेम ही आते हैं। लेकिन जो अल्फार्ड है उसके अंदर एक 3.5 लीटर का V6 इंजन मिलता है विद हाइब्रिड मोटर्स, लेकिन वहीं जो वेलफायर है उसके अंदर एक 2.4 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, वो भी अगेन हाइब्रिड सिस्टम के साथ मेटेड है। और यही जो रीजन है, इसी की वजह से अल्फार्ड के मुकाबले जो वेलफायर है वो थोड़ी सी सस्ती होती है हमेशा से, यानी कि इंजन की वजह से। टोयोटा की ये दोनों कार्स जितनी ज़्यादा अनयूजुअल सी रही हैं, उतनी ही ज़्यादा अनयूजुअल इनकी मार्केट्स रही हैं। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो ज़्यादातर लग्जरी कार मेकर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट के अंदर अपनी गाड़ियों को लॉन्च करते हैं। पर टू माई सरप्राइज ये गाड़ी यूएस मार्केट में तो मिलती ही नहीं है, और यूरोपियन मार्केट में भी इस गाड़ी को ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा रेयर होता है। इंस्टेड इस गाड़ी की जो प्राइमरी मार्केट है ना, वो है ताइवान, चाइना, मलेशिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनाई, साउथ कोरिया एंड देयर होमलैंड यानी कि जापान। इन सभी देशों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज़ रियली ऑब्वियस कि टोयोटा अपनी इन गाड़ियों को बस इन्हीं देशों के अंदर बेच रही है। देखो, इवन दो ये गाड़ियाँ 2.5 और 3.5 सीसी के इंजन के साथ आती हैं, बट फिर भी ये कोई ड्राइवर्स कार्स नहीं है। वेलफायर 2300 किलोग्राम की है और ये एक ब्रिक जैसे एरोडायनामिक्स के साथ आती है। साथ ही साथ इतनी ज़्यादा ऊंची होने की वजह से बहुत ज़्यादा टॉप हैवी है, एंड इसीलिए ऑब्वियसली ये गाड़ी चलाने में वो वाली फील नहीं देगी जो कि एक लग्जरी एसयूवी या फिर सेडान में आने वाली है। और इसीलिए ये गाड़ी यूएस और यूरोपियन मार्केट्स के लिए आइडियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पे स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड दैट्स वाई दे कांट अफोर्ड ए ड्राइवर और इज शॉफर फॉर देयर $100,000 कार। और अगर मालिक खुद ही गाड़ी चलाएगा तो वो ये भी चाहेगा कि उसको अपनी गाड़ी चलाने में मज़ा आए, बट एज आई सेड इस गाड़ी को चलाने में वो वाला मज़ा नहीं आने वाला है। लेकिन यही जो चीज़ है ना, ये साउथ ईस्टर्न नेशंस में या फिर मेजरली मैं ये बोलूँ कि सभी एशियन नेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो अमीर और गरीब का फासला है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इवन एक 60 से 70 लाख वाली गाड़ी चलाने वाला बंदा भी एक ड्राइवर को अफोर्ड कर पाता है। और भारत के अंदर तो ये और भी ज़्यादा एक्सट्रीम है, और इसीलिए काफ़ी टाइम से हमें ये देखने को मिल रहा था कि वेलफायर लोग अपने आप ही इंपोर्ट कर लिया करते थे बाहर की कंट्रीज से। और शायद से इस पॉपुलैरिटी को टोयोटा ने भी नोटिस करा और 2020 में इस गाड़ी को एट द एंड लॉन्च कर ही दिया इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होते ही ये गाड़ी बड़े बिजनेसमैन और स्टार्स की चहेती बन गई। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो इंडिया के अमीर होते हैं ना, ये अकेले नहीं चलते, बल्कि ये गैंग को साथ में लेकर घूमते हैं। जैसे कि हम इसमें बॉलीवुड का एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं ना, ये अपने मैनेजर्स को, स्टाइलिस्ट को और बॉडीगार्ड वगैरह को साथ में लेकर घूमते हैं, और इसीलिए वो इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। जैसे कि जो इस गाड़ी की प्राइम सीट्स हैं वो उन पर खुद बैठ जाते हैं, और उनका जो क्रू है वो पीछे बैठ जाता है, उनके बॉडीगार्ड आगे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से वो इस गाड़ी को यूटिलाइज कर लेते हैं, जो कि एक एस क्लास जैसी सीडान में कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके पीछे वाली जो सीट्स हैं उनमें या तो 3 या फिर 2 ही लोग बैठ सकते हैं, है ना। अब आप इस बात को सुनने के बाद ये बोल सकते हो कि भाई एसयूवीज भी तो हैं, उनके अंदर भी तो थर्ड रोज होती हैं, तो वो भी तो प्रैक्टिकल साबित हो सकती हैं ऐसे लोगों के लिए। तो इस बात पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो ज़्यादातर एसयूवीज होती है ना, इनकी थर्ड रो काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्ड होती है। हाँ, अल्ट्रा लग्जरी एसयूवीज के अंदर इतनी ज़्यादा क्रैम्प्ड नहीं होती हैं, लेकिन वेलफायर का मुकाबला तो वो भी नहीं कर पाती। अच्छा, एक रीज़न और है जिसकी वजह से एसयूवीज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है, और वो है इसका लो फ्लोर। लो फ्लोर होने की वजह से इस गाड़ी में चढ़ना और उतरना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, जो कि एसयूवीज के अंदर नहीं हो पाता है। शॉफर ड्रिवन कार्स के बीच में ये अपने कई सारे फीचर्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। जैसे कि इसका जो पिछला स्लाइडिंग डोर है, उसको खोलने और बंद करने का जो बटन है वो ड्राइवर के पास ही दिया गया है, जिसकी वजह से जो इस गाड़ी के अमीर ओनर्स है ना, उनको कोई बटन दबाने की या फिर हैंडल को हाथ लगाने तक की जरूरत नहीं है, दरवाजा अपने आप ही खुल जाएगा। इसके अलावा टोयोटा ने इसकी सेकंड रोज के लिए डेवलप करा है लाउंज कंट्रोल सेंटर, जो कि न्यू मॉडल्स के अंदर एक कंप्लीट टच स्क्रीन यूनिट है, जिसमें कि 2 छोटे छोटे टैबलेट्स मिलते हैं फॉर बोथ मिडल रो सीट्स, जिसकी मदद से इस गाड़ी के सारे फंक्शंस को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि इसकी सीट्स को एडजस्ट करना, एंटरटेनमेंट सिस्टम को ओपन करना, सेकंड रो वाली सीट्स के अंदर जो वेंटिलेशन सिस्टम मिलता है उसको ऑन या फिर ऑफ करना, साथ ही साथ इससे लाइट्स, शेड्स और सनरूफ जैसे कई और फीचर्स एक्सेस किए जा सकते हैं। बहुत इसके कमाल अलावा है जो यार। रिक्लाइनर लाउंज है ना, इसके अंदर मसाज फंक्शंस भी मिलते हैं, और वो भी इस रिमोट के साथ कंट्रोल करे जा सकते हैं। अब ये तो रही इंटीरियर की बात सारी, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को बाहर से भी देखोगे ना, तो इवन विद वैन लाइक स्टांस ये एमपीवी डोमिनेटिंग दिखाई देती है। टोयोटा ने इस गाड़ी के अंदर बड़ी बड़ी ग्रिल्स दी हैं और क्रोम का ओवर एग्जैजरेटेड यूज किया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी चीख चीख कर बोलती है कि भाई मैं कोई सस्ती गाड़ी नहीं हूँ। मेरे ख्याल में टोयोटा ने इस गाड़ी को अंडरस्टेटेड लुक्स ना देकर बहुत ही ज्यादा अच्छा करा।
वरना शायद से ये गाड़ी एशिया के अमीरों के बीच में अपनी पहचान नहीं बना पाती। पर अगर मैं सिर्फ हाँ। दिखने की बात करूं तो मुझे पर्सनली लेक्सस की LM सबसे ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। हाँ, वेलफायर और अल्फार्ड से भी ज़्यादा अच्छी। लेक्सस भी अल्फार्ड के ऊपर बेस्ड अपनी एक लग्जरी MPV बनाती है, लेकिन इनकी जो डिज़ाइन अप्रोच है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लीकर लुक्स की तरफ है। और पर्सनली ये वाली गाड़ी मुझे टोयोटा डुओ से ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे जो मर्सिडीज़ है वो भी एक लग्जरी वैन बनाती आ रही है बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से, जिसे वो वी क्लास बोलते हैं। लेकिन मर्सिडीज़ ने उस गाड़ी को बाहर से काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टेटेड लुक्स दिए हैं। और अगर मैं अंदर से भी बात करूं तो उस गाड़ी के अंदर कैप्टन सीट्स तो मिलती हैं, लेकिन वेलफायर जैसी लाउंज सीट्स नहीं मिलती हैं। और इसी वजह से ये गाड़ी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है मुझे पर्सनली। अब अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि टोयोटा की अप्रोच लग्जरी सेगमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलग रही है इन गाड़ियों के साथ। हाँ, ये गाड़ी सबको पसंद नहीं आएगी अपनी बॉक्सी डिज़ाइन की वजह से, लेकिन इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मुझे तो कोई भी इस पसंद आई गाड़ी से है। नाखुश नहीं हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके गाइज, बहुत अच्छी, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत फैंटास्टिक वीडियो थी। और ये वेलफायर यार बहुत अच्छी गाड़ी है। मेरा तो मतलब लाइक स्विच करने को दिल, मुझे फॉर्च्यूनर लेजेंडर बहुत अच्छी लगती है, बट अभी मुझे लगता है मुझे वेलफेयर नहीं सॉरी वेलफायर, ओके वेलफायर जो है वो पसंद आ गई है। मुझे तो नाम भी नहीं सही बोलना आ रहा, मुझे पता, मुझे इतनी गाड़ियों का पता कोई नहीं है, ठीक है। मैं कोई इतनी वो जिससे कहते हैं ना कार लवर होती है कि ये कार, मुझे इतनी कार्स का पता नहीं भाई, कार से बाहर क्या हम पता होगा। तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कार रखना ठीक है, बड़ी बड़ी कार रखना ये तो अमीरों का शौक है, हम जैसे गरीब कहाँ से। तो क्या है, लेकिन वेलफायर जो है बहुत अच्छी है। इसके जो है वो सीट्स मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती हैं, इतनी अच्छी यार इसके अंदर सीट्स लगी हैं, और स्पेस बहुत ज्यादा है। और इतना अच्छे से मुझे इस कार का नहीं पता था, मतलब वैगन आप इसको बोल सकते हो, काफी खुली है मतलब। और क्या है कि वाकई यार काफी सेलिब्रिटीज जो है वो इसको यूज करते हैं। तो आप लोगों को ये पसंद आई है कि नहीं आई, वो जरा बताइएगा। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, ड्यूक मैन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।